Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about law of conservation of momentum. Students, आपने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ते थे तो कहते थे कि मास जो होता है वो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेशन मींस कांस्टेंट. इसी तरह आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के बारे में हम भी कहते थे कि एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन ओवरऑल अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इससे मुराद क्या है कि मोमेंटम जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहती है. मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. लेकिन ये मोमेंटम जो है ये कहां पे कांस्टेंट होगी, इसके लिए एक कंडीशन है और उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. तो मोमेंटम कांस्टेंट होगी लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में. डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम पहले हम पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और बाद में आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ. पहले पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट न कर रहा हो. तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एक कंटेनर लेता हूं जिसमें हमारे पास है गैस. हमारे पास एक कंटेनर है और यहां पे ये गैस की मॉलिक्यूल्स है. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं. फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में, 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 और डिफरेंट डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं ये मोशन करते हैं. जब यहाँ पे ये गैस पार्टिकल्स मोशन कर रहे होते हैं तो इंटरनली ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, इंटरनली ये एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. लेकिन अगर आप एक्सटर्नली देखें तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रहा. तो इस किस्म के सिस्टम को हम कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ये सिस्टम जो है बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट नहीं कर रहा. तो ये सिस्टम हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम. सो आइसोलेटेड सिस्टम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टम विच इज नॉट एक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स. द सिस्टम which is not acted by any external force is called isolated system. अब डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते आपने लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैंने यहां पे लिख लिया कि मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. इससे मुराद क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा हो तो उस सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है. और वी कैन से डेट initial momentum of that system will be equal to final momentum of that system. जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा कि ड्यूरिंग आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स constant. During isolated system, the total momentum of the system always remains constant.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहेगा. सो वी कैन राइट इट मैथमेटिकली एज if there is no external force acting on the system, it means external force on the system is equal to 0. Then there will be no change in momentum. Momentum will remain constant. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा change in momentum will be equal to 0. मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम जो चेंज आएगा वो 0 होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू 0. इनिशियल मोमेंटम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस हो जाएगा. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेकंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. वो ये कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम. स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? If there is no external force acting on the system, then initial momentum will always be equal to final momentum. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 होगा तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों जो है वो बराबर होंगे. अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. पहला जो तरीका हमारे पास है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें. अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसको हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था. न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम कि F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T. F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है, सो द एक्सटर्नल फोर्स हियर विल बी इक्वल टू 0. इन केस ऑफ आइसोलेटेड system F is equal to 0. So we have 0 is equal to delta P divided by delta T. डेल्टा T को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 क्रॉस डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P. यहाँ पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा P. डेल्टा P को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू 0. इनिशियल मोमेंटम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ये हमारे पास प्रूफ हो गया. जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो किसी सिस्टम पे तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरा मेथड भी है. ये तो हमारे पास एक शॉर्ट मेथड था, एक दूसरा मेथड भी है. आपने उस मेथड को सीखना है. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एक है पार्टिकल ए और एक है पार्टिकल बी. पार्टिकल ए का जो मास है वो है m1 और वेलोसिटी है v1. इस तरह पार्टिकल बी का जो मास है वो है m2 और वेलोसिटी है v2. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी v1 है ये ग्रेटर है v2 से. v1 v2 से क्यों ग्रेटर है? क्योंकि जब ये v1 v2 से ग्रेटर होगी तो मास जो है इस मास के साथ कोलिजन करेगा और कोलिजन
के दौरान जो मोमेंटम में चेंज आता है हम वो चेंज पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास इनिशियल चेंज फाइनल चेंज के बराबर है या नहीं है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम में चेंज नहीं आती इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। हमने कहा कि पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकती है लेकिन इस पे हम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स ले लिए, दोनों जो है इंटरनली कोलाइड करते हैं, हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, तो जब ये मास m2 के साथ कोलाइड करेगा तो इन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल इस मास की जो वेलोसिटी थी वो थी v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी v2 थी। अब डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी v1 से हो गई चेंज हो गई u2, यहाँ पे वेलोसिटी v2 से चेंज हो गई और इस मास की वेलोसिटी हो गई u2। अब डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम मींस द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएगी और फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। सो वी कैन राइट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। ये हमारे पास हो गया फाइनल मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये दोनों बॉडीज कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेस ए जो है बी पे फोर्स अप्लाई करेगा और मेस बी जो है ए पे फोर्स अप्लाई करेगा। जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा ऑन ए ड्यू टू बी तो ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब फोर्स अप्लाई होगा ऑन बी ड्यू टू ए तो यहाँ पे बी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कंसीडर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। यहाँ पे जब इस मैच पे फोर्स लगेगा इस मैच की वजह से, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है और उसकी मोमेंटम चेंज हो जाती है तो वो बराबर होता है F डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P, या F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो A पे लग रहा है ड्यू टू B। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं F A B, F ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है फोर्स ऑन पार्टिकल A, तो चेंज भी पार्टिकल A में आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा F AB डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम था m1 v1 और फाइनल हो गए m1 u1। सो वी कैन राइट m1 u1 माइनस m1 v1। ये हमारे पास है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल A। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A इनटू डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। यहाँ पे आप लिख ले A, यहाँ पे फोर्स लग रहा है A पे तो A का मोमेंटम चेंज होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है B पे तो B का मोमेंटम चेंज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा F B A इनटू डेल्टा T चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल B। फाइनल मोमेंटम पार्टिकल B का है m2 u2, यहाँ पे m2 v2, तो आ जाएगा m2 u2 माइनस m2 v2।
ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस साइड को इस साइड के साथ ऐड कर ले तो आ जाएगा एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी। तो दोनों से डेल्टा टी कॉमन ले ले, हमारे पास आ जाएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इनटू डेल्टा टी आ जाएगा। इन दोनों से मैंने डेल्टा टी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन को ऐड कर ले इसके साथ, तो ये प्लस ये आ जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जब ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये बॉडी इस पे भी अप्लाई करेगा। तो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस जो है सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए बी की जगह पुट कर ले माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए प्लस एफ बी ए इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। इन दोनों से माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। अब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, अगर इसको आप देख ले m1 u1 प्लस m2 u2 तो ये बराबर है फाइनल मोमेंटम के m1 u1 प्लस m2 u2। यहां पे मैं पुट कर सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस यहां पे m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यहां पे मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रूफ हो गई। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।